मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर अनीता। होलिस्टिक थेरेपीज की नॉलेज प्रमोशन और अवेयरनेस की जो मुहिम हमने ली है, उसमें हम बहुत सारी थेरेपीज से आपको अवगत करा चुके हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एक बहुत ही रेयर बट बहुत ही इंटरेस्टिंग थेरेपी से आपको अवगत कराएंगे और जिसको हम कहते हैं न्यूरो फीडबैक थेरेपी। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर केवी सिंह जी दिल्ली से, जो कि पिछले 29 ईयर्स से इस थेरेपी से लोगों को ट्रीट भी कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक रेयर थेरेपी है। जिस डॉक्टर केवी सिंह जी बहुत ही रिनोन्ड डॉक्टर हैं इस थेरेपी के लिए। क्वालिफिकेशन वाइज ये एमबीए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं। तो सर नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सर। सर आप हमें बताइए पहले कि न्यूरो फीडबैक थेरेपी है क्या? देखिए, अगर कभी आपने देखा होगा, अगर हमें बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं, पता करते हैं हमें कितना फीवर है। तो एक फीवर, अगर आपको अपना वेट मालूम करना है तो यू स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल। आप एक वेइंग स्केल पे खड़े हो जाते हो, आपको पता चल जाता है आपका वजन कितना है। लेकिन दिमाग में क्या हलचल चल रही है, क्या सोच हो रही है, क्या फंक्शनल इश्यूज है, इसको मेजर करने के लिए कुछ नहीं था। तो जब मैं यूएस गया तो वहां पर जब मैं ट्रेनिंग ली, नासा के लोगों से मिला, तब मुझे समझ आया कि भाई इतने चमत्कार साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि एक तार आपके स्कैल्प पे लगा के मैं ये पता कर सकता हूँ कि अनीता जी को नींद कितनी आ रही है, उनको कंसंट्रेशन कितना है, उनको सिचुएशनल एंजाइटी जो घबराहट है वो कितनी हो रही है, उनका अलर्टनेस लेवल दिमाग का कितना है, उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी जो हो रही है जिस करके हम अपना काम नहीं कर पाते, पीक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, वो कितनी है, और उनको मेंटल स्ट्रेस कितना है। आज तक ये चीज क्वांटिफाई नहीं कर पाया कोई भी, जो ये ब्रेन फीडबैक टेक्निक के थ्रू होती है। अब इंडिया में फिर मैंने साइकोलॉजी की सारी किताबें और साइकेट्री की किताबें खंगाली तो मुझे कुछ मिला ही नहीं इस सब्जेक्ट के बारे में। मैंने कई नोडल एजेंसी से अप्रोच किया कि भाई मैं ये थेरेपी इंडिया में लेकर आया हूँ, इसके लिए क्या है बताएंगे? कहता हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। फिर मैंने उसका नाम दे दिया ब्रेन फीडबैक थेरेपी, क्योंकि तब एक जो इंटरनेशनल में चलता था यूरोप में न्यूरो फीडबैक, वो भी नहीं था नाम इसका। इसको कुछ भी बोल लेते थे लोग, कोई न्यूरोथेरेपी बोल लेता था। फिर मैंने देखा इंडिया में न्यूरोथेरेपी में तो कई लोग हैं जो पत्थर वत्थर से कुछ काम करते हैं, वो हैं। मैंने कहा फिर ये न्यूरोथेरेपी सूट नहीं कर रहा, तो ब्रेन फीडबैक थेरेपी दिया, जिसको हमने यहाँ रजिस्टर कराया। इसमें मैंने पूरी स्टडी की, फिर मैं जर्मनी गया, फिर मैं फ्रांस गया, फिर मैं यूएस गया, और वहां जाके पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो कहते हैं हमें तो मशीन के बारे में पता है, हमें ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता, ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। फिर मैं यहाँ पर करीब 1.5 साल तक मैंने पूरा करके एनालिसिस किया और फिर अपने डेटाबेस बना के उस चीज को कॉपीराइट कराया कि एंजाइटी के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर जो बच्चों में होती है, अति चंचलता जिसे बोलते हैं, उसके प्रोटोकॉल हैं, माइग्रेन के प्रोटोकॉल हैं जो कोई दुनिया में नहीं खोज पाया आज तक, और हम इसका 2005 से मतलब शर्तिया इलाज करते हैं। रादर ब्रेन फीडबैक की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें मैं नहीं इलाज करता, थेरेपिस्ट इलाज नहीं करेगा, आप खुद अपने आप को ट्रेन करते हो, आप खुद अपने आप को ट्रीट करते हो। एक साइकोलॉजी का बहुत सिंपल सिद्धांत है, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब अगर आप अपने ब्रेन को ऐसी एक्सरसाइज कराओगे और एक ही चीज को बार बार करोगे तो वो चीज, आपका ब्रेन उस चीज के लिए ट्रेन हो जाता है। रशियन साइंटिस्ट पैवलोव थे, एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने कुत्ता पाला हुआ था, तो जब भी उन लोग का डॉगीज का खाने का टाइम होता था, यूज्ड टू रिंग अ बेल, एक बेल बजाते थे, घंटी बजाते थे, और डॉगीज आ जाते थे। एक दिन उनका खाना तैयार नहीं हुआ, लेकिन टाइम पे उन्होंने बेल बजा दी, सब डॉगीज आ गए, तो देखा कि वो सलाइवा निकलना शुरू हो गया उनका। जी। वो हैरान हो गए, ये कौन सा फिनोमिना हो गया। उसने कहा चलो ऐसे ही हो गया होगा। अगले दिन उसने खाना रेडी करके रखा, ऑल्दो ही जस्ट केप्ट द फूड रेडी, उसने बेल रिंग की, डॉगीज आ गए, लेकिन जानबूझ के खाना नहीं दिया। देखा तो सब सलाइवेट करने लग गए। तब उसको समझ में आया कि वो बेल से कंडीशन हो गया है डॉगीज का दिमाग, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं। तो बेल मतलब खाना। अब एक छोटा सा आप एग्जांपल देखेंगे, स्कूल में रिसेस होने वाली होती है और रिसेस की घंटी बजेगी, अगर आपको भूख ना भी लगी हो तो बच्चों के क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं कि मुझे भूख लग रही है, रिसेस का टाइम हो गया। और अगर उस टाइम पे बेल ना बजे तो आपको अपने आप भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो भगवान ने हमें जो ये 2.25 किलो का सामान हमारे ब्रेन करके नाम का दिया हुआ है,
इट हैज गॉट अ ह्यूज कैपेसिटी, और वो लर्निंग में इतना तेज है कि हमें हर चीज के लिए, लर्निंग के लिए अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो कंडीशन हो जाता है। सो द कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन वेव इज कॉल्ड एज ब्रेन फीडबैक थेरेपी, जो मेरी एक बायलाइन है जो मैंने बनाई थी। तो ओके। इसी, हाँ, तो इस लाइन के ऊपर ये एक दूसरे शब्दों में कहें, आसान शब्दों में, तो आपका ये ब्रेन की मिरर इमेज आपके सामने दिखाता है कि एक्चुअल में वास्तविकता क्या है, जैसे आपका ब्रेन बिहेव करता है। तो ये ब्रेन फीडबैक थेरेपी तब से स्टार्ट होती जी। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे को एक बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप जैसे एमबीए ग्रेजुएट थे, तो आप इस फील्ड में कैसे चले गए, मतलब मेडिकल फील्ड में कैसे चले गए, और वो भी इतनी रेयर थेरेपी में आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि आप इधर गए? है। देखिए, मैंने आपको बताया 1996 के बाद मैं यूएस एम्प्लॉई था, तो मैं हेल्थ केयर में ही था स्टार्टिंग से, एमबीए खत्म करने के बाद। तो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट था, अपने कोविड के टाइम आपने देखा होगा, क्रायोजेनिक टैंक, ऑक्सीजन के, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम। तो मैं इसको इंडिया में लाने वाला वन ऑफ द मेन आदमी था। हमने हॉस्पिटल्स को सिखाया कैसे आप आसान तरीके से सिलेंडर ले आने की जगह गैस के थ्रू, अगर आप पाइप के थ्रू करेंगे तो आपका मैनेजमेंट भी ठीक हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा स्टाफ भी रखना पड़ेगा, और आपको सिलेंडर लेके इधर उधर उठापटक नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके फिर पेशेंट मॉनिटरिंग, आईवी कैनुला, सी पैप, बाई पैप, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सब मैं लेकर आया था 1996 और 2005 के बीच में इंडिया में। तो मैं साउथ एशिया पैसिफिक में था। 2005 में जब मैंने आई लेफ्ट माई जॉब, उसके बाद मैंने कहा क्या करूं, कुछ अपना काम करूंगा, मन था कि कुछ करें, क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर के ऊपर कोई ज्यादा काम हुआ ही नहीं था। हम 100% डिपेंडेंट थे उस समय बाहर की कंपनी के ऊपर, हमारे यहाँ तक कॉटन भी नहीं बनता था। उसके बाद फिर मैं जब यूएस गया तो मैंने देखा कि ऐसी ऐसी थेरेपी आई है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन साइकेट्री में मैंने देखा कि कुछ नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, दे कीप ऑन अपिंग एंड लोइंग एंड हाइंग द डोज ऑफ द मेडिसिन। तो उससे पेशेंट को 100% क्योर नहीं हो रहा, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है। फिर मैंने स्टडी की कि ब्रेन में अगर इतनी पावर है तो क्या ब्रेन अपने आप को हील नहीं कर सकता। फिर जाके मैं इस थेरेपी में आया, और मैं, मेरे नाम, और जो मुझे जानते हैं इस इंडस्ट्री में ग्लोबली, उनको पता है कि कंवरवीर सिंह नॉर्मली वो चैलेंज लेता है जो अनएक्सेप्टेबल होती है सबको। उसी में देखिए कुछ करने का मजा है काम करने का, कि जो चीज के बारे में लोग अवॉइड करते हैं। साइकेट्री वाज अ टैबू एट दैट टाइम, बहुत बड़ा स्टिग्मा था। किसी को अगर डिप्रेशन हो जाए तो क्या बोलते थे, अरे ये तो पागल हो गया है। जी। ये टर्म था, इस टर्म्स को मुझे हटाना था। बड़े जी। बड़े साइकेट्रिस्ट को फिर मैंने ट्रेन किया, 600 साइकेट्रिस्ट को मैंने एशिया में ट्रेन किया। फिर मैंने साइकोलॉजिस्ट को किया जो उनके अंडर काम करते थे। फिर मैंने सोशल वर्कर्स को किया। फिर मैंने रोटरी और लॉयन क्लब के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको किया। ऐसे कर करके मैंने इसको एक हाउस होल्ड नाम बना दिया ब्रेन फीडबैक को, ताकि एक साइकोलॉजी का जो साइकेट्री का टैबू है वो हट जाए। वी शुड नॉट लेबल एनीबडी एज अ पेशेंट। जहां आपने पेशेंट लेबल किया तो उसकी साइकेट्रिक कंडीशन बहुत डाउन हो जाती है। तो मुझे भगवान का कुछ गॉड गिफ्टेड है कि मुझे इतनी पढ़ाई की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम तो न्यू प्रोडक्ट लाके पढ़ाते हैं एंड यूजर को कि ये चीज यूज कैसे करनी है। जब मेरा ही अपना सब्जेक्ट था और मेरा क्लिनिकल दिमाग था, तो क्लिनिकल हमने जो स्टडी की है उससे बहुत अच्छा काम हुआ। और आज करीब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में करीब 700 से 800 तो मशीनें काम कर रही हैं, जिसपे दिन में एवरेज मान के चलिए 60 से 70 हजार लोगों का भला हो रहा है इस थेरेपी से। जी। तो सर, आप अब हमें थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बताइए कि न्यूरो फीडबैक थेरेपी, ब्रेन फीडबैक थेरेपी जो आप करते हैं, वो उसका मैकेनिज्म क्या रहता है, कैसे करते हैं? देखिए, भगवान ने हमारे को सिर्फ सबसे ऊपर दिया है दिमाग, और वो भी जी। एक दिया है, हार्ट एक दिया है, क्योंकि उन्होंने ये किया भगवान ने कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग चीज है कि आपको लाइफ में एक ही की जरूरत है, वही पूरा कर देगा। आपके किडनी दो, एक फेल होगी दूसरी काम आएगी, आंख एक फेल होगी दूसरी काम आएगी। और इस तरह से भगवान ने हमें जबान और दिमाग और दिल, ये एक दिया है। देखिए। इसकी बहुत इनॉर्मस पावर है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई, हम कहते हैं वो डिप्रेशन में चला गया। जी। बट टीचर ने इतना बड़ा चीज दिया है कि जो केमिकल चेंजेस हैं उसको वापस वो रिवर्ट बैक करता है, उसको ईईजी को वापस लेके आता है अपनी रेंज में, और वो ठीक होता है। लेकिन किसी के यहाँ लगातार हादसे हो जाएं तो क्या बोलते हैं, अरे वो शिजोफ्रेनिक हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, और वो उससे उबर ही नहीं पा रहा है। ये एक साइकेट्रिक कंडीशन जिसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले आपको घबराहट होती है, एंजाइटी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रेस हो जाता है, उसके बाद आपको पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज क्या होता है, जब भी ईईजी में डिसरप्शन होती है,
जिस तरह हमारे हार्ट को ईसीजी कंट्रोल करती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसी तरह हमारे ब्रेन को जो कंट्रोल करता है उसको ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी। ईईजी 0 से लेकर करीब 32-35 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नींद से लेकर, कंसंट्रेशन से लेकर, एंजाइटी से लेकर, जागने से लेकर स्ट्रेस तक सब कुछ ईईजी काम करती है। क्लिनिकल ईईजी आप करेंगे, दिमाग की जो फंक्शनल प्रॉब्लम है ये किसी सीटी और एमआरआई में नहीं आती है, क्योंकि फंक्शनल प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप ईईजी को भी क्वांटिफाई करेंगे तो आप एक एक चीज का तोड़ निकाल लेंगे कि अनीता जी को जैसे मैंने बोला कि नींद कितनी आ रही है, घबराहट कितना है, ये सब चीज की एक डिफरेंट बैंडविड्थ होती है। ये सारा कुछ फिजिक्स है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री मतलब मेडिसिन। एंड आई यूज द एक्सप्रेशन व्हाइल एक्सप्लेनिंग टू एवरीबॉडी दैट फिजिक्स प्रीसीड्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री से आगे होती है हमेशा। आज आप देख लें, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करता है, अगर आप उनसे इक्विपमेंट ले लो तो उसकी पढ़ाई बेकार है। इट इज टोटली गैजेट ड्रिवन। तो मैं, सबसे मजेदार चीज है, मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी लानी थी जिससे कि घबराई हुई माता, बच्चे जिनके मैं तार लगाऊं तो उनको ये ना लगे कि करंट लग रहा है। तो मैंने उनको कहा, बेटा और माता जी आप लगाइए, आपके दिमाग की तरंगे मेरे कंप्यूटर में आ रही है। और दूसरे कंप्यूटर में उनको 3D ग्राफिक गेम्स दिखती हैं, वीडियो गेम्स दिखती हैं। अमूमन में हम लोग वीडियो गेम्स कैसे खेलते हैं, जॉयस्टिक, माउस और कीबोर्ड। बट ब्रेन फीडबैक थेरेपी में आपको ये सारी गेम्स जॉय, माउस और कीबोर्ड से नहीं कंट्रोल होती हैं, ये कंट्रोल होती हैं आपके दिमाग के थॉट्स से। ओके। अगर आपने हाथ यूज किया, आपको जैसे मैंने एक टास्क दी, आपको कार चलानी है फुल स्पीड और बीच में चलानी है, तो आपको एक स्कोर मिलेगा। आपको हाथ नहीं यूज करना। आप बोलोगे मैं कैसे करूंगा? जैसे ही आप हाथ यूज करोगे आपका स्ट्रेस होगा और कार क्रैश हो जाएगी, आपको स्कोर। इसका मतलब आपको सिर्फ सोचना है। उसके लिए आपको 3 पैरामीटर सफाइस करने पड़ते हैं, जिससे आपकी अनहेल्दी जो ईजी है वो एक हेल्दी रेंज में आ जाएगी। नंबर 1, यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। हिंदुस्तान में कई संत महात्मा आए, कई योग गुरु आए, वो कहते हैं जी आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक हो गया। वो उनका एंड प्रोडक्ट है। मेरे लिए, मेरी थेरेपी स्टार्ट करने के लिए आपको रिलैक्स होना जरूरी है। तो आई एम थिंकिंग मच बियॉन्ड दैट। रिलैक्सेशन एक बॉडी की रिलैक्सेशन है, माइंड की नहीं है। अब हम कहते हैं योगा से अब अपने आप को कंट्रोल करो, मेडिटेशन से। आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसका आउटपुट कैसे पता चलेगा आपने कितना कंट्रोल किया? क्वांटिफिकेशन मेरी थेरेपी करती है। अगर आप मेडिटेट कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कहीं आप आस पड़ोस में देख के आंख बंद करके बैठे हो, रिजल्ट आपका 0 आया, तो ये आपके जब तार लगेगी स्कैल्प पे या C3 C4 जो भी पोजीशन पे लगेगी रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम के हिसाब से, हमें देखते हैं कि आपको स्कोर करना है। और एक स्कोर करना बड़ा मुश्किल है। एक स्कोर करने के लिए नंबर 1, यू हैव टू बी रिलैक्स। पहला चीज आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा। दूसरा, आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने दुनिया की कोई भी चीज सोच ली 1/100 ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में आपने कुछ भी सोच लिया, तो गाड़ी फिर साइड भाग जाएगी। इसका मतलब रिलैक्स हो गए तो गेम चालू हो गया। जब आपने कंसंट्रेशन ठीक किया तो गाड़ी बीच में आ गई। अब गाड़ी चल नहीं रही है, स्कोर तभी भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको एक और चीज सफाइस करनी है, आपको एक और चीज को आपको पूर्ति करनी है, वो है अलर्टनेस। कि आपका अलर्टनेस लेवल कितना है। तो जब आप रिलैक्स होगे, एट द सेम टाइम आपका कंसंट्रेशन बहुत बेहतर होगा, और उसी टाइम पे आप अलर्ट भी होगे, तब आपको एक स्कोर मिलता है। तो ये दिखने में, सुनने में बड़ी आसान थेरेपी लगती है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े दिग्गज है वो भी धूल चाट जाते हैं। जितने ज्यादा प्रॉब्लम वाला बंदा होगा उसको उतनी आसानी होगी ये करने में, क्योंकि हम उसके ब्रेन के पैरामीटर देख लेते हैं कि उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये आपका प्रतिबिंब है ब्रेन का। सुनने में कई लोग को पहली बारी में जो मैं बोल रहा हूँ बड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सा भी लग सकता है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी भी लग सकता है, लेकिन जब आपको पता हो कि, अब मैं अमूमन बोलूं अनीता जी आपने ये किया है, आपने ठीक किया है, आप मेरे सामने मान जाएंगे, बाद में बोलेंगे आई डोंट एग्री विद डॉक्टर केवी सिंह। बात सही है, लेकिन अगर आपको खुद पता हो आपने क्या गलती की है, तो आपका दिमाग क्या करेगा? उसको करेक्ट करने के तरीके ढूंढेगा। ब्रेन फीडबैक में आप गेम खेल रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपने दांत दबाया गाड़ी रुक गई, आपने हाथ हिलाया गाड़ी साइड चले गई, तो हमारे ब्रेन को क्या मैसेज गया? ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं दांत नहीं दबाऊंगा, आराम से बैठूंगा शरीर ढीला करके, मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, और आपको स्कोर मिल गया। जब ब्रेन को पता चलता है कि वो क्या करना है सही, तो आप करेक्टिव मेजर लेते हो। ये ब्रेन के लिए रिवॉर्ड है। तो ये एक थेरेपी है जिसमें रिवॉर्ड और इनहिबिट फिनोमेना पे चलती है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा,
जब आप गलत काम करेंगे, तरीके से नहीं करेंगे, तो आपकी गेम रुक जाएगी। तो इस तरह से ब्रेन फीडबैक थेरेपी काम करती है। तो सर जैसे ये तो मेंटल स्टेट है, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, ये मेंटल स्टेट है, ये कोई डिजीज नहीं है या कोई प्रॉब्लम क्रॉनिक नहीं। तो जो दूसरी डिजीजेज है जैसे साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो फिजिकली फिर हम बाद में दिखते हैं, या जेनेटिक जो पहले से ही होते हैं, एडीएचडी है, इसमें और भी जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें भी ये काम करती है, या फिर ये और। हाँ जी। ये देखिए, जो साइकोसोमेटिक के लिए ही ये बनी हुई है। पहली बात तो आप समझिए, ब्रेन फीडबैक थेरेपी रहने के लिए डोंट नीड टू बी अ पेशेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पेशेंट हो, मरीज हो, तभी आपको ये थेरेपी चाहिए। जिसको भी आज की हमारी जो प्रॉब्लम है रोजमर्रा की होती है, हम लोग को स्ट्रेस वैसे ही इतना ज्यादा हो जाता है, तो इट इज फॉर एवरीबॉडी। ये जनरल रिलैक्सेशन के लिए मैं तो इसको कई तरीकों से यूज करता हूं, जो मैं बाद में बताऊंगा भी आपको। लेकिन ये सबसे पहले जो मैंने अपने थीसिस लिखी, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो एडीएचडी के ऊपर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एडीएचडी और ऑटिज्म मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया से हर साल करीब 50 से 60 लोग, अभी वेकेशंस होंगी, विंटर वेकेशन दिसंबर में, तो मेरे पास इंडियन ओरिजिन के फॉरेनर्स, यूएस से, ये सब बहुत आते हैं ऑटिज्म के। क्योंकि ऑटिज्म को 90% गलत क्लासिफाई किया गया है, और वो बेसिकली सीरियस लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, और हम उसको सिंपल ऑटिज्म कह देते हैं। बड़ा हेयरलाइन फर्क है। मेरी रिसर्च इन्हीं सब चीजों के ऊपर है कि आप पेशेंट को लेबल मत करो कि आपको ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ब्रेन नेवर लाइज। जैसे ही आप लगाओगे, ब्रेन आपकी ईजी सब कुछ बता देगी। वो तो आपके दिमाग का मिरर है बेसिकली। तो एडीएचडी, एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटी, और एडीएचडी खाली बच्चों की नहीं, आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एडल्ट एडीएचडी की। आप देखेंगे, हस्बैंड चिड़चिड़ा हो गया, एम्प्लॉय चिड़चिड़ा हो गया, वो क्या है? दैट इज एडीएचडी ओनली, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लेकिन हम लोग कहते हैं वो बच्चों की बीमारी है, और ये जेनेटिक नहीं होती। ये तो बेसिकली स्टार्ट होती है जब आप 3.5 4 साल 6 साल के बाद, तो ये पता चलती है। जेनेटिकली जो होती है इनबॉर्न या इमीडिएटली बॉर्न होने के बाद, दैट इज ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी। ये सब चीजें होती हैं जिसमें कि आपके डीएनए की स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी प्रॉब्लम हो ऑटोसोमल की, या फिर बच्चे की डिलीवरी ठीक नहीं हुई, बच्चे को हाइपोक्सिया हो गया, वो रो नहीं पाया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑटिज्म हो गया उसको। हर तरह के मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए हुए हैं। मैं क्लाइंट बोलता हूँ, पेशेंट नहीं बोलता हूँ। उनको भी अच्छा लगता है, मरीजों को भी सुनने में, कि भाई हमें लेवल नहीं किया। तो इसके अलावा डी एडिक्शन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, और सबसे ज्यादा जो मेरा काम जो होता है वो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ओसीडी सबसे ज्यादा साइकोसोमेटिक में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी में मानता हूँ, क्योंकि ये वहम की बीमारी है जिसमें रेपिटेटिव डिसऑर्डर होता है। एक आदमी एक ही बारी में एक ही काम करता रहता है। अब उसका भी हमने साइंटिफिक रीजन निकाला कि ओसीडी का रीजन क्या है। 90% आप गूगल पे भी देख लो तो आपको नहीं पता चलेगा रीजन क्या है। माइग्रेन का रीजन गूगल पे नहीं दिया गया आज तक। अब मैंने अपने पूरा थीसिस में रिसर्च किया हुआ है कि किसका क्या रीजन है। इसलिए हमारे यहाँ जो मरीज या क्लाइंट जो भी आता है, उसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है इन जस्ट कपल ऑफ सेशंस। हम सेशन देते हैं यहाँ पर, हमने किसी को करीब 40 सेशन से ज्यादा दिए नहीं, एपिलेप्सी वाले को भी। यूएस में 200 सेशन देते हैं वो लोग। तो कई फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये थेरेपी को, किसी ने मुझे बोला था, बड़े डॉक्टर ने 2005 में, कि आप 15 साल पहले ले आए इस थेरेपी को। सो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, आपके कमेंट को मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। कम से कम कुछ तो है हिंदुस्तान में जो 15 साल पहले आया है। लेकिन उनकी बात में भी दम था, क्योंकि इसका जो असली हनीमून पीरियड है ये अब है। कोविड के बाद से लोगों को पता चला है, चूंकि मैंने दिल्ली का पूरा कोविड देखा है, स्ट्रक्चरिंग सारी मैंने की थी, तो मुझे पता है उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है पोस्ट कोविड के बाद, वो कोमोबिलिटी मैनेज करने के बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है सबसे ज्यादा लोगों को आई है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थेरेपी फॉर दैट। तो जैसे सर मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात से कि ये मिरर इमेज जैसे आपने बोला कि है, तो डायग्नोस्टिक्स में तो आपको पहले जो आप सेटिंग देते होंगे क्लाइंट को, तो वो एक डायग्नोस्टिक में हेल्प करता होगा, आपको पता लगता होगा कि इसका कहाँ पे क्या डेफिशिएंसी है, या कुछ भी जो भी आपको उसकी आती है। तो उसके बाद जब हीलिंग की पार्ट आता है, तो उसमें फिर आपकी किस तरह से मैकेनिज्म चलता है कि हीलिंग पार्ट में आपकी वो जो वेव्स हैं, जो आपको तार लगाने से जो आपको रीडिंग्स आती हैं, जो पता लगता है, तो उसमें वो फिर चेंजिंग आती है, उससे आप एनालाइज करते हैं कि ये बंदा ठीक हो रहा है, या उसको और हमने अभी और हील करने के लिए हमने और अभी सेटिंग्स देनी है, या किस तरह से क्या रहता है? देखिए, एक सिंपल ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, ब्रेन नेवर लाइज। ब्रेन झूठ नहीं बोलता।
इसलिए लाई डिटेक्शन में भी ब्रेन का यूज करते हैं सारा, चाहे पॉलीग्राफी हो या कुछ भी हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं मेरे स्क्रीन पे इमीडिएटली पेशेंट की क्वांटिटेटिव ईईजी आ जाती है। जी। मुझे 2 मिनट से 2.5 मिनट लगते हैं पेशेंट की मेंटल कंडीशन असेस करने में। तो डायग्नोसिस तो वही हो गया। असेसमेंट के बाद जैसे ही हम गेम ऑन करते हैं और पेशेंट इंटरेक्ट करना शुरू होता है उस पे, इमीडिएटली द थेरेपी स्टार्ट्स। और इसमें ओके। इमीडिएटली स्टार्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरह हर गेम का सिद्धांत होता है कि आपको स्कोर ज्यादा करना है हर स्टेप में दूसरे स्टेप से, उसी तरह ये भी उसी तरह बेस्ड है। लेकिन हम इसमें आपके पैरामीटर आपके रिकवरी के हिसाब से हम डिफिकल्ट करते रहते हैं, ताकि हर लेवल में आपको स्कोर करना और डिफिकल्ट हो जाए। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन और ध्यान लगाएगा, बिकॉज ब्रेन वांट टू विन रिवॉर्ड्स, ब्रेन वांट टू बी रिवॉर्डेड। ब्रेन को इनाम चाहिए। इनाम कैसे मिलेगा? टोन के टोन में, जब आपको प्राइज मिलेगा, जब आपको स्कोर्स मिलेगा। तो वो इतनी इंटरेक्टिव 3D ग्राफिक गेम्स होती हैं कि उसमें ब्रेन जब पूरा रम जाता है, आपका ब्रेन और तेज होता रहता है। आपने देखा होगा एक सिंपल गेम पहले आती थी, कैंडी क्रश। पहले 10-15 सेशन जो होते थे हमको मुश्किल लगते थे, उसके बाद अब देखिए कोई कहता है मैंने 1000 सेशन कर लिए, कोई कहता है मैं 2500 पे आ गया हूँ। ऐसा कैसे आ गया? जबकि हर सेशन, एवरी सेशन इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस सेशन। इसलिए क्योंकि ब्रेन वो केमिकल सिक्रीट करता है जो आपको मोटिवेट करते हैं साइकोलॉजिकली कि मुझे आगे बढ़ना है। ये भी सेम सिम्टम जो है, सिस्टम जो है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पे है। ये हर बार आपको रिवॉर्ड देने के लिए उकसाता है। और ब्रेन जो होता है ना, वो बहुत लालची होता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने दोनों एक दूसरे को स्माइल देके ग्रीट किया, हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। स्माइल जब देते हैं तो आपको ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं विच विल मेक यू हैप्पी। लेकिन वही अगर आप जिसको पसंद नहीं करते और उसको कोई 2 थप्पड़ मार के चले जाए, तो आपको वही स्माइल आएगी और हैप्पीनेस आएगी। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ब्रेन में वही केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं जो आपको खुशी दे रहे हैं, चाहे उसको आप जानते भी ना हो, चाहे उसको आप पसंद ना करते हो, कोई उसको पिटाई कर दे तो आपको हैप्पीनेस फीलिंग होती है। बिकॉज ब्रेन वांट टू बी रिवॉर्डेड, वो ब्रेन का रिवॉर्ड है, वो मेरे को सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि भाई इस चीज से। इसी तरह ब्रेन जो लालच है, हम उसके ब्रेन के लालच को हर बार बढ़ाते रहते हैं। एवरी सेशन इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस सेशन। हर सेशन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है और हम ड्यूरेशन भी बढ़ाते रहते हैं। लास्ट में जब हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को करीब 15-20 सेशन के बाद, तो एक सेशन की ड्यूरेशन करीब 40 मिनट की होती है। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक सेशन की ड्यूरेशन होती है 2 मिनट की। और ये साइलेंट सेशन होता है। जितना मैं एज अ थेरेपिस्ट बोलूंगा, इसका मतलब पेशेंट उसको अवॉइड नहीं कर रहा है। So it has to be a silent session. This way it goes. तो सर, जैसे न्यूरोलॉजिकल जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया या फिर अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, इसमें जो इफेक्टेड पर्सन है वो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे चलता रहता है। तो इसमें ब्रेन थेरेपी कैसे काम करती है, और करती है और किस हद तक करती है कि जो मेडिसिन हैं वो भी छूट सकती हैं, या ये एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में ही काम करती है? देखिए, अब इसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। अब मेरा जो अभी हमारा नया वेंचर है, जो हमने, जहां मैं बैठा हूं अपने हॉस्पिटल में, इसका नाम है मेंट हील वेलनेस। सो इट्स अ माइंड बॉडी रिहैब एंड वेलनेस। ब्रेन फीडबैक थेरेपी जो है, वो जो डैमेज डेड सेल है उनको कुछ नहीं कर सकता। वी आर वर्किंग ऑन द डैमेज सेल, जिसको हम रिपेयर करते हैं। और जो नए सेल्स हैं उसको डिटोरिएट ना हो, ये हम कंडीशन पैदा करते हैं। जब आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी तो आप क्या करते हैं, सबसे पहली चीज आपकी डैमेज कंट्रोल करना है कि अब, और डैमेज कंट्रोल, इससे डैमेज नहीं होना चाहिए। अब जितने सेल रह गए उसका हम कैसे अच्छा फायदा उठा सकते हैं। सो ब्रेन फीडबैक थेरेपी पार्किंसन में हेल्प करती है बहुत ज्यादा, रियलिस्टिक में, अल्जाइमर या डिमेंशिया में जो मेमोरी है, मेमोरी स्पैन को भी बढ़ाती है। इसके साथ हमारी एक और थेरेपी है जो हम कभी नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात करेंगे, बायोवेव थेरेपी है, जिससे हम लोग जो पार्किंसन वालों को ट्रेमर्स होते हैं, हम ट्रेमर्स को कंट्रोल करते हैं। ट्रेमर्स के अलावा उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, बिकॉज ऑफ डोपामिन जो उनकी लैकुना होता है, डोपामिन की जब फ्लो कम हो जाता है तो पेशेंट बेसिकली जो उसका मोटर सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है। अब जब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका अफेक्ट होगा, तो ब्रेन मैसेज भेज रहा है लेकिन हाथ के पास पहुंच नहीं रहा, तो हाथ में ट्रेमर हो रहा है। सिमिलरली टंग ट्रेवल होता है, टिक्स होते हैं आईज में। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी ट्रीट विद आवर डिफरेंट इक्विपमेंट्स। इसके बाद तीसरा अभी हमने जो स्टार्ट किया वो अपर और लोअर लिम्ब पैरालिसिस के रोबोट्स लगाए हैं हमने। बहुत हाई एंड रोबोट है, हैवी नहीं है, सिर्फ हाथ में पकड़ने हैं। अब पार्किंसन में जब आपका हाथ ट्रेमर कर रहा है, तो अफेक्टेड आर्म को नॉन अफेक्टेड आर्म ट्रीट करके आप, सब कुछ 3D ग्राफिक गेम से ही है, अलग अलग गेम्स हैं।
आपको चैलेंज दी जाएंगी। तो जिस तरह से आप फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपको 6 महीने लगते हैं, मेरी थेरेपी से आपको 6 हफ्ते में आप ठीक हो जाओ। उसी तरह लोअर लिम्ब पैरालिसिस के लिए भी है। रोबोट के ऊपर खड़ा होते ही आपको ये पता चल जाएगा आपके किस टांग में ज्यादा डैमेज है, किस में कम है, और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैं बहुत टेक सेवी हूँ, तो मैं दुनिया भर की टेक्नोलॉजी देखता रहता हूँ, जिसमें बहुत मेहनत और अंडरस्टैंडिंग हो वो चीज लेके आता हूँ, क्योंकि जिसमें जितनी मेहनत होगी उसके आउटपुट रिजल्ट्स भी उतने अच्छे आते हैं। तो बहुत वेल रिसर्च प्रोडक्ट करके हम लेके आते हैं, और उसमें पूरा अपने स्टाफ को और अपने आप को अपडेट करके वी ट्राई टू डू द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट्स। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। न्यूरो डिसऑर्डर्स के अलावा जो हमारे, जैसे हम रूटीन में अगर हम बात करें, अगर हमें सिर दर्द हो रहा है तो हमारी एक मेंटल स्टेट होती है, अगर हम उसको लेके बैठ जाए कि मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट में चला जाता है और वो बढ़ता जाता है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ, कोई दवाई या कुछ ऐसा करना पड़ता है। और इसी के विपरीत अगर हम उसको ऐसा सोचें कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, और अगर हम अपने काम पे चले जाते हैं, तो वो स्टेट कम होने लग जाती है, और फिर मे बी कि हमें कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज है। लेकिन जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, जो फिजिकल जो है, जैसे पेन्स है या कोई और डिजीजेस है, कोई हमें फीवर हो गया सपोज, या कुछ और क्रॉनिक डिजीजेस है, तो उसमें भी ये काम करती है। देखिए, पहले आपकी बात का जवाब दूं, जैसे आपने माइग्रेन बोला या कोई दर्द होता है, आपने देखा जी। पहले जमाने में हमारे राजा महाराजा रणजीत सिंह, पृथ्वीराज चौहान, ये सब होते थे, इनके तीर तलवार लगती थी, इनको दर्द नहीं होता था। हम्म। ये पेन इज समथिंग विच यू फील, जी। क्योंकि में इतनी सहन शक्ति होती थी। पेन की एक सिंगल डेफिनेशन है, इफ यू फील देन यू इट पेन्स यू, अगर आप फील ना करो तो पेन नहीं होगा। जी। ब्रेन फीडबैक से तो माइग्रेन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, हम 7 सिटिंग में ठीक करते हैं, उसके बाद हम 5 साल की गारंटी भी देते हैं। हमने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं माइग्रेन के, क्योंकि हमें रीजन ओके। पता है माइग्रेन का क्या है, जो आपको कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा। वी नो द क्लिनिकल रीजन की ईईजी के हिसाब से कैसे माइग्रेन होता है, नंबर 1। नंबर 2, साइकोलॉजिकल कंडीशन के लिए तो ब्रेन फीडबैक है ही। अब जी। किसी का हाथ कट गया, उसको लगता है हाथ नहीं है उसका, उसको लगता है उसकी उंगलियां दर्द कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं फैंटम लिंब। ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। हम्म। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, तो इसको भी हम ठीक करते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा ट्रीटमेंट जो बायोवेव है, उससे वो सिस्टम जिसके वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें मैं चाहूंगा कि एक आपको वीडियो भी दूंगा, जो मेरे टीवी टेलीकास्ट हुए आपको कुछ भेजूंगा। वो सिस्टम आपसे पूछता नहीं है आपको क्या प्रॉब्लम है, वो सिस्टम आपको बता देता है आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके। उसके लिए मेरा सबसे ज्यादा यूज होता है, हम डी एडिक्शन के लिए यूज करते हैं। 2005 से मेरा सेशन, 2008 में हम वो मशीन लाए थे। अभी तक करीब हम 15 से 16 हजार लोगों को डी एडिक्ट कर चुके हैं। अल्कोहल, गुटखा, स्मोकिंग और अल्कोहल का प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड मेरा ही है, जो मैं कंपनी को भी देता हूँ आज की डेट। और हम 3 घंटे में उसको जब पूरा डिटॉक्स करते हैं, उसके बाद हम पूछते हैं आपको ये शराब पीना है, गुटखा खाना है, तो वो बोलेगा मुझे मन नहीं कर रहा है। हम्म। तो लेकिन हम पेशेंट वही लेते हैं जो मेडिकली इनकॉम्पिटेंट हो, जो जिसके लिए डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सो दैट कि उनका फेथ भी हमारे ऊपर थोड़ा सा रहता है, और वो बहुत परेशान होके आते हैं। और हमारे पास कोई भी फ्रेश पेशेंट नहीं आता है, हमारे पास हर जगह से लुटे पिटे पेशेंट आते हैं जिनको फाइनेंशियली खत्म हो चुके हैं और क्लिनिकली भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो एज ए हम्म। लास्ट रिजॉर्ट आते हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम अपनी जगह को इसको दुख निवारण केंद्र बोलते हैं। बेसिकली इज सो चार्ज विद अ पॉजिटिव एनर्जी कि पेशेंट को आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने बहुत हाईटेक सेंटर, एशिया का सबसे एडवांस सेंटर जहाँ मैं बैठा हूँ, ये हमने दिल्ली के जनकपुरी में खोला है, करीब 5,000 स्क्वायर फीट में। और दिस इज प्योरली रोबोटिक एंड एआई बेस्ड सेंटर। तो ये जी। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, किसी दिन आपके पास फुर्सत है आप जरूर आए यहाँ पर। तो मैं खुद आपके यहाँ पे जरूर आना चाहूंगी और देखना चाहूंगी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बावजूद इसके कि मैं डॉक्टर हूँ, बट मैं इस थेरेपी के बारे में नहीं जानती थी। मुझे अभी आपसे बहुत नॉलेज मिली है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इतनी नॉलेज मिली है। तो हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिली होगी, और उनको एक होप है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम छोटे युवा हमारे लोग हैं, तो अगर वो एज अ करियर इसको अपनाना चाहे तो भी बहुत लोगों का वो भला कर पाएंगे आगे। तो उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छी आपने बात की है। अगर आपके पास कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या जो फिजियोथेरेपिस्ट है, हम तो ढूंढ भी रहे हैं दिल्ली में, और ऐसे लोग आए जिनको लाइफ में एक जॉब नहीं चाहिए, करियर चाहिए, एंड करियर हम्म। विद द फुल, मतलब पूरा संतुष्ट होकर सेटिस्फेक्शन को हम बोलते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं।
तो आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ करने को इतना कुछ है। टेक्नोलॉजी को यूज करके जब आप करेंगे तो कोई भी ब्लेम गेम नहीं होगा और कोई लिमिटेशन नहीं होती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो इतनी वास्ट हो गई है कि वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्रिडिक्ट कर देती है आपको क्या प्रॉब्लम है, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। जब आपको पता हो आपको क्या प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छे मेजर यूज कर सकते हो। जी, सो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया है ब्रेन फीडबैक थेरेपी के बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर केबी सिंह का प्रोफाइल हमारे हेल्थ पोर्टल healme.in पर होगा, और अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे पोर्टल के थ्रू इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, एंड थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक विद अ डॉक्टर हु हैज सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस सर, थैंक यू सो मच। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही है। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।